तैयार हो गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, इसके मामले में विवाद भी आया था कि प्रेसिडेंट को आपने क्यों नहीं बुलाया, ये वो। मैंने आपको पिछले बार चर्चा भी की थी आपसे। तो पुराना जो बिल्डिंग है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा बिल्डिंग है। आप गए होंगे दिल्ली तो जरूर देखे होंगे, संसद मार्ग में था। और ये 1921 से 1927 के बीच में बना ये, और उसमें लॉर्ड इरविन थे वाइसराय इंडिया के, उन्होंने इसे डेडिकेट किया। और उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी मीटिंग वगैरह होती है हुआ करती थी उसमें। ल्यूटियंस ने बनाया था, इसे आर्किटेक्ट था, और एक और ल्यूटियंस के साथ मिलकर काम किए थे, उसका नाम था हर्बर्ट बार्कर। ये दोनों ने मिलकर बनाया था उस पुराने बिल्डिंग को। बहुत ही शानदार बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत। इसकी सीटिंग कैपेसिटी 790 है, जो पुरानी बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं। अब वो हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में हो गया है, जैसे मैंने बताया भी कि म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से उसको प्रिजर्व कर लिया गया है। वहाँ जो हमारा जो आज़ादी के बाद जो घटनाएं घटी हैं उसको सजो कर रखा गया है। उसके पहले स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाइयाँ वगैरह हुई थी उसके बारे में उसमें म्यूजियम में इकट्ठे हैं। अभी हाल ही में डेडिकेट हुआ है नया जो बिल्डिंग बना है। क्यों बना? क्योंकि इसमें सीटिंग कैपेसिटी कम थी। इसकी कैपेसिटी 790 की थी, लेकिन जो वर्तमान नया बिल्डिंग बना है उसमें लगभग 1272 सीट्स हैं, उसमें चेयर्स हैं। तो नया बिल्डिंग भी बहुत अच्छा बना है, और इसके आर्किटेक्ट हैं, पहला का मैंने बताया था आपको, ल्यूटियंस एंड हर्बर्ट बार्कर। इसके विमल पटेल हैं आकर, अहमदाबाद के रहने वाले हैं वो, और वो जौनपुर में उनके कुछ काम चल रहे हैं। जो आर्किटेक्ट है बहुत अच्छे बड़े आर्किटेक्ट हैं इंडिया के। और ये जैसा आप जानते हैं कि 2020 में बनना शुरू हुआ, और 2023 में इसका उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री जी ने किया था उसका उद्घाटन। इसमें ये जो पुरानी बिल्डिंग के बगल में ही है, रफी मार्ग पर, तो आप लोग दिल्ली जाएं तो जरूर देखें, दोनों बिल्डिंग को देखेंगे। जो भारतीय संसद है इसको वेस्टमिनिस्टर भी कहा जाता है। तो अक्सर आप पेपर में पढ़ेंगे या इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में कभी कभी कंपटीशन में आता है कि व्हाट इज वेस्टमिनिस्टर क्या है। तो ब्रिटेन का जो संसद है उसको वेस्टमिनिस्टर कहते हैं, उसी के तर्ज पर इंडिया का संसद है, इस कारण वेस्टमिनिस्टर भी कहलाता है। मैंने जैसे बताया कि आर्टिकल 79 से 122 में पूरे इसके हैं, और जो हमारा पार्लियामेंट है वो 3 भागों से बना हुआ है, मतलब उसके 3 भाग हैं। एक तो प्रेसिडेंट उनके पार्ट हैं, और दूसरा लोकसभा है, और तीसरा राज्यसभा है। नेक्स्ट, अब लोकसभा संसद में 2 सदन की जहां तक बात करें, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो लोकसभा है उसको लोअर हाउस कहलाता है, निम्न भवन कहलाता है, और राज्यसभा को अपर हाउस कहलाता है। तो ये आप लोग समझाने के लिए मैंने जिस जहाँ से ये फोटोकॉपी कराई है उसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक उस किताब में ही है। तो ये एक्चुअली जो लोकसभा है ना वो पीपुल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये जो राज्यसभा है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह को चेंज कर लेना, गलत टाइप किया हुआ है। आपको चाहिए हो गया, मिल गया ना ये सीट। प्रेसिडेंट इनके इस संसद के भाग होते हैं, लेकिन सदन नहीं होते हैं वो, क्योंकि प्रेसिडेंट जो भी लोकसभा और राज्यसभा से बिल आते हैं बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल से वो अधिनियम नहीं बन सकता है। प्रेसिडेंट किसी भी सदन के हिस्से नहीं होते हैं, पार्लियामेंट में नहीं बैठते हैं, लेकिन जब वो, जैसे मैंने बताया था, प्रेसिडेंट की ड्यूटी में जब पहला सदन होता है साल का उसमें आते हैं, ज्वाइंट सिटिंग में आते हैं, इस तरह का मैंने बताया था आपको, तो हम रिपीट उसको नहीं कर रहे हैं। प्रेसिडेंट इसको बुलाते हैं, भंग करते हैं, ये सब करने का काम ये है। एड्रेस बोथ हाउस कब करते हैं मैंने बताया था आपको प्रेसिडेंट के उसमें। चलिए आगे बढ़ें।
नेक्स्ट। नेक्स्ट। अरे कहाँ गया? नेक्स्ट कीजिए आप, नेक्स्ट करो भाई। जैसे जानते हैं कि भारत में पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को अलग करने का यही कहलाता है लेजिस्लेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो जैसे जानते हैं लेजिस्लेटिव का हेड पीएम होते हैं, एग्जीक्यूटिव का हेड राष्ट्रपति होते हैं और जुडिशरी का हेड सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। नेक्स्ट। अब आए हम लोग कंपोजिशन राज्यसभा। तो राज्यसभा में स्टेट से भी चुनकर लोग जाते हैं और यूनियन टेरिटरी से भी जाकर जाते हैं। तो यूनियन टेरिटरी से उन यूनियन यूटी से जाते हैं जहां पर की विधानसभा है। तो टोटल जो हमारा स्ट्रेंथ है वो 238 है। ये भी गलत टाइप है उनका किताब में, ठीक है, करेक्शन कर लेना। और उसमें प्रेसिडेंट के द्वारा 12 होते हैं। तो टोटल 250 का फुल स्ट्रेंथ है राज्यसभा का। वर्तमान में 250 मैक्सिमम 250 है। यहाँ ये सही लिखा है, यहाँ पर कुछ गलत है, 238 होगा। ये आप करेक्शन कर लेना अपने सीट में। 238 प्लस 12 250। वर्तमान में 245 मेंबर्स हैं। उसमें 229 स्टेट से हैं, 4 यूनियन टेरिटरी से हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। पांडिचेरी नाम बदल गया, पुडुचेरी हो गया है। और 12 नॉमिनेट होते हैं। टोटल हो गया 245 मेंबर्स अभी हैं। अभी जम्मू एंड कश्मीर में रिकॉग्निशन काम चल रहा है, वहां से कोई राज्यसभा सदस्य नहीं है। पहले थे तो उसमें 4 सीट है वहां का। तो जो वहां इलेक्शन हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, अभी तो वहाँ प्रोसेस चल रहा है, इलेक्शन कब होंगे ठीक निश्चित नहीं है, लेकिन जब भी इलेक्शन होंगे, क्योंकि राज्यसभा का मेंबर उन्हीं सदनों से चुनकर आता है, विधानसभा से ही चुनकर आता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो अभी राज्यसभा जम्मू एंड कश्मीर से 4 कोटा है वो अभी पेंडिंग है, रिक्त है। तो 245 प्लस 4 249 हो जाता है। एक सीट तभी बचेगा। तो जब ये रिकॉग्नाइजेशन होते हैं डिलिमिटेशन के तहत, उसमें किसी जब वो कमीशन बैठता है तो किसी सीट में बढ़ा देता है, किसी सीट में घटा देता है जनसंख्या के अनुपात में। तो उसके अनुसार रिकॉग्नाइज किया जाए कि एक सीट कहाँ दिया जाए, या नहीं भी दे सकते हैं। तो ये पूरा इसका कंपोजिशन है। अब जो नेक्स्ट इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। राज्यसभा के चुनाव में सब एमएलए वगैरह चुनाव वोट डालते हैं। जैसे बताया एमएलए वोट डालते हैं इसके लिए, एमएलसी नहीं डालते हैं। और इसमें वही है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। ये आपको मैंने बताया था कि बैलेट पेपर में 10 कैंडिडेट का जो भी कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करते हैं सबके नाम रहते हैं और प्रेफरेंसेस देते हैं कि हम फर्स्ट चॉइस पर किसको देते हैं, सेकंड पर किसको देते हैं। ये समान हम लोग जैसा वोट डालने जाते हैं ईवीएम से, वैसा नहीं है। तो मान लीजिए 10 कैंडिडेट है तो एक वोटर सबको देता है कि हम फर्स्ट चॉइस इसको चाहते हैं, सेकंड इसको चाहते हैं, थर्ड इसको चाहते हैं, फोर्थ इसको चाहते हैं, ठीक है। और उसमें जब चुनाव के पहले ही किया जाता है कि फर्स्ट चॉइस में कम से कम इतने वोट आना चाहिए, जो ले आता है ठीक है, नहीं उसमें अगर नहीं आया उतना तो सेकंड चॉइस गिनी जाती है, या टाई हो गया तो सेकंड चॉइस गिनी जाती है। ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये उस राज्य की जनसंख्या कितनी है इसके आधार पर तय होता है कि वहां कितने सीट होंगे। जैसे यूपी में 31 सीट है राज्यसभा के, त्रिपुरा में 1 ही है। अलग अलग स्टेट का उसके पॉपुलेशन के अनुसार में तय होता है कितने सीट है।
जबकि यूएस वगैरह में सभी स्टेट्स को हम बराबर दे दिया गया। ऐसे ही कंपेरेटिव जस्ट इंटरेस्ट की बात है कि यूएस में हर एक स्टेट में बराबर सीट्स रहते हैं, तो ज़्यादा यूएस से चलिए आगे बढ़े। नहीं और होगा एक, हाँ ये वाला यूटी से भी वही होता है। यूटी में सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी से ही आप आते हैं, क्योंकि दूसरे यूनियन टेरिटरीज में हमारे एमएलएस नहीं है, विधानसभा गठित नहीं है, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते हैं। जैसे चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, गोवा दमन दीव है, गोवा तो हट गया, दमन दीव है, और भी जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ, तो ये भी पॉपुलेशन बेस्ड होता है। ये जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख का फाइनल नहीं है। लद्दाख में अभी भी यूनियन टेरिटरी है, वो तो स्टेट बनने से रहा नहीं बन रहा है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में सरकार जैसा कह रही है कि चुनाव वहाँ सब कुछ शांतिपूर्ण रहा, सब कुछ ठीक रहा, हम उसे यूनियन टेरिटरी से स्टेट में हम कर देंगे। लेकिन यूनियन टेरिटरी में भी वो चुनाव करा रहे हैं अभी तक, क्योंकि डिलिमिटेशन, मैंने आपको बताया था कि डिलिमिटेशन करना था। रंजना देसाई उनकी चेयरमैन बनी थी, चेयरपर्सन बनी थी, और उनके चेयरपर्सनशिप में डिलिमिटेशन कर दिया गया है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़े हैं, वो ठीक चलते रहता है। इसके अलावा मैंने बताया था कि 12 नॉमिनेशन होता है। तो नॉमिनेशन किन फील्ड का होता है? लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस के लोगों का नॉमिनेशन होता है। अभी 12 लोग नॉमिनेटेड हैं। इसका कारण क्या है कि जो समाज के प्रतिष्ठित हैं, जो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं और वो हमारे समाज के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके विचार, उनका व्यक्तित्व, उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ये बात सही है कि ये वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के अप्रूवल से नियुक्त करते हैं, लेकिन जो अधिकार है प्रेसिडेंट के पास है। और जैसे जानते हैं कि जो 12 नॉमिनेटेड अभी हैं, उसमें कुछ जो बहुत नामी हस्तियां हैं, जैसे महेश जेठमलानी जो बहुत बड़े वकील हैं, सोनाल मानसिंह हैं जो कि अच्छे क्लासिकल डांसर हैं, देन राकेश सिन्हा हैं जो अच्छे वक्ता भी हैं, और अक्सर आप डिबेट में सुनते होंगे लोकसभा में, राज्यसभा में। और चीफ जस्टिस तो हमारे पुराने थे, रंजन गोगोई हैं उसके मेंबर 12 में, और पीटी उषा हैं जो बहुत बड़ी एथलीट थी। इसका ये तो मैंने गिने चुने 4-5 नाम बताया, इस तरह टोटल 12 हैं, हर एक अपने फील्ड के बड़े हस्ते हैं, जिसके मतलब पर कोई कमेंट नहीं कर सकता है कि ये कमजोर हैं, मतलब एस्टेब्लिश्ड पर्सनैलिटी। नेक्स्ट, अब हम लोग राज्यसभा का कंपोजिशन कंप्लीट कर लिए, अब लोकसभा पर आते हैं। तो टोटल जो इनिशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा 552 का दिया है नंबर, 530 ये है स्टेट से आते हैं चुनकर, 20 यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान है। तो ये प्रावधान है, इतने सीट रिजर्व्ड है 530 स्टेट्स के लिए, 20 यूनिटीज के लिए, और एंग्लो इंडियन 2। इसमें 2019 में इसको खत्म कर दिया गया, मैंने बताया था, क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई एंग्लो इंडियन बचे नहीं है, और फिर मैंने एंग्लो इंडियन बताया भी था क्या होता है, इसलिए हम रिपीट नहीं करेंगे। आज की स्थिति में कितने हैं? ये 530 है और 13 यूटीज से हैं, तो कितने हो गए? 543। और ये संख्या 2026 तक के लिए फ्रोजन कर दी गई है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। उसके बाद 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा, सरकार के द्वारा, फिर उसमें देखता है कि किसी पॉपुलेशन के आधार पर बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, इस आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो सेंट्रल विस्टा की जो हम बात कर रहे थे, नया लोकसभा बना है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बना है कि अगर हम स्वाभाविक है देश है तो जनसंख्या बढ़ेगी समय के साथ, तो उस समय आने वाले समय में जो सीट होगा 1200 कर दिया गया है सीट। अगर कम से कम 1200 तो उतना जस्ट डबल कर दिया गया है, मतलब जब डबल तो नहीं, लगभग 60% तो बढ़ा ही दिया गया है। और ये जानते ही हैं लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन है, लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शन है। नेक्स्ट,
बताया मैंने कि डायरेक्टली टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय आम जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं, और टेरिटोरियल इनका कॉन्स्टिट्यूंसी होता है कि किस राज्य में कितने होंगे, बटे रहते हैं। जैसे एमपी में कितने हैं, 29 सीट्स हैं, और राज्यसभा कितने सीट हैं, 11। ये सब इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखना इस सबको। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होता है, क्या होता है, तो इसमें सभी को अधिकार दिया गया है। जो भी 18 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे अन्य हो, पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, इसको एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं कि हम सभी को अधिकार दे रहे हैं। बहुत से देश में रिस्ट्रिक्टेड है कि ग्रेजुएट ही वोट डालेगा, कुछ पार्टिकुलर रेस या धर्म के लोग ही वोट डालेंगे। 18 वर्ष नहीं होकर 25 वर्ष है, लेकिन हमारे देश में व्यापक है। हम सभी को मौका दे रहे हैं कि आप दीजिए वोट, ताकि सही आपका मत सामने आए। यह बात अलग है कि भारत में जो एवरेज वोटिंग हो रही है लगभग 50%। उसके बाद हम लोग दोष देते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि सही हम नहीं चुन रहे हैं, आप वोट डालते ही नहीं हो। मैंने कहा आपको 18 वर्ष से ऊपर जो भी है सब डालेंगे, अदरवाइज जब तक कि उसे डिस्क्वालीफाइड वोटर के रूप में न कर दिया गया है। नेक्स्ट, तो ये नॉमिनेटेड मेंबर का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया है 2019 में, अब तो कोई है ही नहीं। अब ड्यूरेशन, ये अस्थाई सदन है, इसके मेंबर नए मेंबर हर एक 5 साल में आ जाते हैं। कार्यकाल 5 साल का होता है, बशर्ते के बीच में भंग न कर दिया गया हो, वो भंग करने के आधार होते हैं। 5 साल कब से शुरू होता है, फर्स्ट मीटिंग से शुरू होता है। चुनाव हुआ, रिजल्ट निकल गया, उससे 5 साल नहीं गिने जाते हैं। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई, उससे 5 साल जोड़ा जाता है। सामान्यतः लगभग 1 महीने का 15 दिन का अंतर हो जाता है दोनों में। मैंने बताया कि इसको डिसॉल्व पहले भी किया जा सकता है। प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर को अधिकार रहता है कि अगर वो बीच में चाहे चुनाव भंग करना तो भंग करने का उनका अधिकार है, वो रिकमेंड करेंगे। पता चला 2 साल में ही भंग करने का प्रस्ताव दे दिया गया। इस तरह घटनाएं घटी हैं भारतीय इतिहास में, और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है किसी कोर्ट में कि भाई हमारा तो कार्यकाल 5 साल का था और हमारा बीच में ही आपने भंग कर दिया। तो इसको आप कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसे बताया कि नेशनल इमरजेंसी जो आपको मैंने पढ़ाया था कि इसको 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है एक बार में, और भी बढ़ाया जा सकता है, और अधिकतम 3 साल तक का था। उसके लिए प्रक्रियाएं मैंने बताया था। सब जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, आप लोग जरा कोऑर्डिनेट करके पढ़ा करो तो फिर समझ पाओगे। इसके विपरीत राज्यसभा जो है वो परमानेंट है, अस्थाई है, परमानेंट, और उसके सदस्य 1/3 सदस्य हर एक 2 साल में रिटायर होते हैं। इस तरह उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा नहीं है कार्यकाल उनका 6 साल का है, लेकिन जो नियम बने हुए हैं और ये फॉर्मूला है, इससे एक सदस्य की कार्य अवधि 6 साल से ज्यादा नहीं होती। मैंने बताया कि इसका जो राज्यसभा के सीट होते हैं वो बैलेट पेपर जरूर है, लेकिन वो दूसरे प्रकार का बैलेट पेपर है। जैसे वो सील नहीं लगाना है, उसमें आपको प्रेफरेंस देने पड़ते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि अलग तरह के पेन दिए जाते हैं और फिर दिखाना पड़ता है। ये सब मैंने बताया था जब आपको मैं पढ़ा रहा था उसमें, विधानसभा या जो भी। कोई एमपी राज्यसभा का है या लोकसभा का है तो दोबारा चुनाव भी लड़ सकता है, री इलेक्शन का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार बनेगा। कुछ पोस्ट दोबारा नहीं बनने का भी है, जो मैंने बताया था, आप याद करोगे तो हम रिपीट नहीं करेंगे। आप चेक कर लेना, कैग होगा, मोस्ट प्रोबेबली कैग होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इस तरह आप देख लेना, मुझे भी याद नहीं है।
अब जो फर्स्ट बैच जब बना राज्यसभा का, तो सबका कार्यकाल 6 साल का हो गया। तो फिर कैसे पता चला कि एक ही साल सबको रिटायर हो रहे थे, तो उसे फिर लॉटरी से हटा रिटायर किया गया था 2/3 को, जो भी 1/3 का हर एक साल उस समय, क्योंकि पहला गठन हुआ था, तो उसके बाद उनको लॉटरी से किया गया था इस तरह से। बाद में फिर प्रक्रिया स्ट्रीमलाइंड हो गई। आगे बढ़े। लोकसभा के चुनाव से आप लोग वाकिफ है, क्योंकि आप लोग वोट डालते हैं, तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं। डायरेक्ट इलेक्शन होता है और हर एक राज्य को या यूनियन टेरिटरी को एक उनके क्षेत्र में बांट दिया जाता है। जैसे एमपी को 29 सीट में बांटा गया है, पूरे इंडिया को 530 सीट में बांट दिया गया है। और किस आधार पर बांटा जाता है? पॉपुलेशन के आधार पर। और उसका फॉर्मूला मैंने बताया कि यूपी में 80 सीट है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या 16 करोड़ के लगभग है, ठीक है। बिहार में 40 सीट है, क्योंकि वहाँ 8 करोड़ है, देखो सब मिल रहा है, जस्ट हाफ हो गया। और ये रेशियो ये आना चाहिए। ये उस समय की रिपोर्ट है जब डिलिमिटेशन बना था। इस तरह का एक इक्वेशन डेवलप किया जाता है कि हर एक जगह इसी फॉर्मूला बेस पर सीट दे दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा सीट है, कहीं कम सीट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक फॉर्मूला के तहत है और सभी के साथ न्याय किया जाता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमारे सीट को कम दे दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक हाई कोर्ट किया है, चीफ जस्टिस ऑफ या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के नेतृत्व में डिलिमिटेशन कमीशन बनता है और फिर वो क्षेत्रों का बंटवारा करते हैं और देखा जाता है कि सभी क्षेत्र का के साथ न्याय हो। आगे आइए। ठीक, वही मैंने पढ़ा दिया आपको डिलिमिटेशन के बारे में। आगे बढ़े। राज्यसभा में ये जो फॉर्मूला मैंने बताया वो नहीं रखता है। मैंने बताया कि वहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात है और फिर एमएलए वोट डालते हैं, तो उस ढंग से चलता है। अब ये चुनाव में ऐसा भी नहीं है कि जैसे मान लें कि कोई कैंडिडेट है रामलाल, उसको 40% वोट मिला, 50% वोट 40% वोट मिला और वो जीत रहा है, लेकिन दूसरे लोग मिला के 60% वोट लाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो 60% जीत जाएगा। कोई जो हाईएस्ट वोट लाएगा, जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोट लाएगा, नंबर ऑफ वोट लाएगा, वही जीतेगा, इरिस्पेक्टिव कि वो कम क्यों ना हो। इसलिए लोग शिकायत करते हैं अक्सर, ये जब देखते होंगे डिबेट वगैरह में, कि भाई बीजेपी को बस सिर्फ 37% वोट मिला है लोकसभा के चुनाव में, हम लोगों ने तो 63% वोट हमारे साथ है। तो ऐसा नहीं है, जिसको भी ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा। ऐसा नहीं कि आप ग्रुप मिलाकर ऐसा नहीं कर सकते। भाई पब्लिक मेजॉरिटी जो 37% या 39% वोट बीजेपी को दी 2014 में, 2019 में, और अपोजिशन कहते हैं कि हमारे पास तो 70% वोट हमारे पास है, हमें हमारा ज़्यादा से होना चाहिए। तो ऐसा नहीं चलता है डेमोक्रेसी में, हमारे सिस्टम में। वो ये कहने का इसमें प्रयास किया गया है। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के लिए चलता है, एमएलसी के लिए चलता है, प्रेसिडेंट के लिए चलता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए चलता है, ये सब है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। तो क्वालिफिकेशन क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके लिए नॉमिनेशन उनको ओथ लेना पड़ता है कि हम भारत के संप्रभुता और सच्चे निष्ठा से काम करेंगे। राज्यसभा के लिए 30 साल की उम्र है, लोकसभा के लिए 25 साल उम्र है। कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कोई बंधनकारी नहीं है। बहुत से बिना पढ़े लिखे लोग भी बन जाते हैं, कोई बंधन नहीं है हमारे संविधान में। अब राज्यसभा में कोई 30 वर्ष का बन गया तो, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, कारण कि उसको 35 वर्ष उसकी उम्र है। दूसरा ये है कि जो कैंडिडेट बनना चाहते हैं एमपी, चाहे लोकसभा के या राज्यसभा के,
वो उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। पहले ये बंधन था कि खासकर राज्यसभा में कि उसी स्टेट में उसका नाम होना चाहिए, लेकिन 2003 के बाद इसे संशोधन कर दिया गया कि नहीं, भारत में कहीं नाम होना चाहिए। लोकसभा में तो पहले से भी था, क्योंकि आप देखे होंगे कि जैसे जॉर्ज फर्नांडिस हैं, वो कर्नाटका के रहने वाले हैं, वो बम्बई से चुनाव जीते, बिहार के मुजफ्फरपुर से जीते और मंत्री भी रहे बहुत दिनों तक। उसी तरह बहुत से, मधुली में महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र से भी, बम्बई से भी जीते, फिर बिहार से भी जीते वो। इस तरह बहुत से व्यक्ति हैं कि कहीं के हैं, कहीं से चुनाव लड़ जाते हैं। शरद यादव मध्य प्रदेश जबलपुर के हैं, बिहार से जीतते हैं, मधेपुरा से। आप मर गए, वो डेथ हो गया पिछले साल। तो वो ऐसा बंधन नहीं है। राज्यसभा में ऐसा बंधन जरूर था, लेकिन 2003 के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। तो अब राज्यसभा में भी कोई भी व्यक्ति, उसका नाम भारत की किसी भी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। वो कहीं से भी लोकसभा का से लड़ सकता है, राज्यसभा भी लड़ सकता है। जैसे राज्यसभा में 11 सीटें भी है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ से जो राज्यसभा में धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं, और बी मॉर्गन है, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ये हमारे सांसद बने हैं राज्यसभा में। और जबलपुर से तो राज्यसभा में 2 हैं, विवेक तनखा जी हैं और सुमित्रा वाल्मीकि जी हैं। लोकसभा में राकेश सिंह जी हैं। तो ये स्थितियां हैं। तो मेरा ये था, ठीक है। अब हाँ, ये वाला जो मुद्दा है, लोकसभा में बहुत से सीट जो है एससी और एसटी के लिए आरक्षित रहते हैं। ये जनसंख्या के अनुपात में होता है, उस स्टेट की कितनी जनसंख्या है, एससी कितना है, एसटी का। और मान लीजिए कि 50% है, तो 50% सीट एसटी के लिए रिजर्व हो जाएगा। अगर एसटी पॉपुलेशन 50% है, अगर 100 सीट है तो 50 सीट उनके लिए रिजर्व। वो जनसंख्या के बेस पर रिजर्वेशन है। जितना परसेंट एसटी का रहेगा उतना मिल जाएगा, एससी का जितना परसेंट रहेगा उतना मिल जाएगा। ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है लोकसभा में और राज्यसभा में, एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन। चलिए आगे बढ़े। अब इसके लिए अयोग्यता क्या है? अब तो योग्यता की बात कर रहे थे, अब अयोग्यता की बात कर लें कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जैसे हम नहीं बन सकते हैं, न लोकसभा के सांसद बन सकते हैं, न राज्यसभा, क्योंकि हम सरकारी नौकरी में हैं। अगर हमें बनना होगा तो हमें इस्तीफा देना पड़ेगा, और इस्तीफा देकर सरकार फिर हमारा इस्तीफा स्वीकार करे। अभी आप सुन रहे होंगे, बांगरे को एक डिप्टी कलेक्टर इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना चाह रही है बैतूल से तो उसका क्या कहते हैं, एक्सेप्ट नहीं हुआ अभी तक रिजर्वेशन, तो चुनाव नहीं लड़ पाएगी वो। ये भी होना चाहिए। और यदि करप्शन के आधार पर आपको सरकार ने बर्खास्त कर दिया है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आप दिमागी रूप से स्वस्थ हैं, दिवालिया आपका नहीं हुआ है, भारत के आप नागरिक नहीं रहे हैं, भारत के आप नागरिक थे, 2 स्थितियां हो सकती हैं। भारत के नागरिक थे लेकिन आपने अमेरिका की नागरिकता ले ली, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। या किसी दूसरे देश का नागरिक है, यहाँ पर फर्जी रूप से नागरिकता ले ली, जैसा कि मैंने बताया था, क्या नाम था, मोनी कुमार लोबो का, जो कि नेपाल का था। मर्डर चार्जेस थे उस पर, मर्डर चार्जेस क्या, जेल से भाग गए थे वो नेपाल से। अब वो डिस्क्वालीफाइड अगर हो गया है एंटी डिफेक्शन से या किसी दूसरे मामले से कोर्ट से, जैसे मैंने बताया था, एंटी डिफेक्शन में अगर सजा हो जाती है 2 साल से ज़्यादा तो सजा चली जाती है वो। या फिर आपको बेसिक क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, आप 25 वर्ष के नहीं थे, 24 वर्ष के थे, एमपी बन गए, तो स्पीकर को अधिकार प्रेसिडेंट को अधिकार है कि आपको हटा दें। बेसिक क्वालिफिकेशन ही फुलफिल नहीं करते हैं आप, तो आगे बढ़े।
ये हम अयोग्यता की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी मुख्यतः वही चीज है कि 2 साल से ज्यादा अगर सजा हो गई है, समय पर आपने निर्वाचन वह नहीं डाला, ये सब आधार हैं जिससे आधार पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और डिफेक्शन के बारे में बताया कि अगर आप एंटी डिफेक्शन के बारे में मैंने बताया आपको कि जो नियम कायदे एंटी डिफेक्शन एक्ट में पढ़ाया था मैंने आपको, जैसा भी चल रहा है कि नेशनल एनसीपी में महाराष्ट्र में दोनों ग्रुप क्लेम कर रहे हैं कि हम सही एनसीपी हैं। अब निर्वाचन आयोग फैसला करेगा। शिवसेना के मामले में एक तरह से उन्होंने दोनों गुट को वैलिड कर दिया कि सही है, और उन्होंने चुनाव चिन्ह वगैरह दे दिया एकनाथ शिंदे को, और दूसरे गुट को डिबार नहीं किया, डिस्क्वालीफाइड नहीं किया कि आप मेंबर बने रहेंगे। हमें लगता है वैसे ही इसमें भी होगा। चलो, अब उसमें हाँ, ये भी मैंने बताया था कि जो स्पीकर जो एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत निर्णय लेते हैं वो जुडिशियल रिव्यू के तहत होता है। आप नोट करके रखना, आपको पूरा समय दिया जाएगा। हम जाते ही नहीं है जब तक आप लोग पूरा क्वेश्चन पूछ नहीं लेते हैं। हाँ, मान लें कि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुनाव जीत गया, तो उसे 10 दिन के अंदर बताना पड़ेगा कि हम किस में रहना चाहते हैं। अगर नहीं बताया, नहीं तो आरएस की चली जाएगी, राज्यसभा की चली जाएगी। ये सब बहुत ही माइन्यूट है, आप लोग ठीक से पढ़ना। लोकसभा राज्यसभा दोनों से जीत गया वो, तो उसे 10 दिन के अंदर बताना पड़ेगा कि हम किस में रहना चाहते हैं। अगर नहीं बताया तो 10 दिन के अंदर तो उसके राज्यसभा की सीट चली जाएगी। वहां चुनाव होगा, राज्यसभा में फिर नए सदस्य चुन कर आएंगे। उसी तरह यही चीज है। वो मान लीजिए राज्यसभा कोई मेंबर है और लोकसभा में उसका हो गया, चुनाव लड़ लिया वो, तो फिर वो लोकसभा का माना जाएगा। वही कहना चाह रहा है। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी 2 सीट से जीत गए, बनारस जीते थे और राजकोट से। तो उनको तत्काल चुनाव के बाद 2-3 दिन के अंदर ये बताना पड़ेगा हम किस सीट से रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम बनारस से रहना चाहते हैं, वाराणसी से रहना चाहते हैं। अगर नहीं बताएंगे तो दोनों सीट चली जाएगी उनकी। लोकसभा में 2 जगह से जीते हैं वो। लोकसभा में वो 2 जगह से जीते थे, एक राजकोट से और दूसरा वाराणसी से। तो उनको बताना पड़ेगा कि हम कहां से रहना चाहते हैं। और एक आदमी 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, मैंने आपको बताया था उसमें इलेक्शन कमीशन में। अगर नहीं बताएंगे तो दोनों सीट चली जाएगी। अगर मान लीजिए कोई एमएलए है और वो एमपी बन गया, तो उसे 14 दिन के अंदर बताना पड़ेगा कि हम किस में जाना चाहते हैं, लोकसभा में कि विधानसभा में। अगर नहीं बताते हैं तो उसका लोकसभा की सीट चला जाएगा 15-14 दिन के अंदर, और वो एमएलए रहेगा। यही है, ये है पूरा इसका साइकिल। इसको भी जरा आप याद रखना, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अप्लाइड पूछे जाते हैं। इट इज टाइप ऑफ अप्लाइड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। दो तीन दिन के अंदर
अब वो कोई होते हैं जो खुद वो रिजर्वेशन दे दें, इसका आधार पर वैकेंसी आ सकती है, या ये दूसरे पार्टी के गाइडलाइन के हटकर वो दूसरे को वोट डाल दे तो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, इस तरह वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ये वैकेंसी क्रिएशन की बात कर रही है, कैसे वैकेंसी क्रिएट हो रही है। जब ये लोकसभा के कोई मेंबर इस्तीफा देता है तो स्पीकर को देता है, और राज्यसभा में देता है तो वो चेयरमैन को देता है। तो राज्यसभा चेयरमैन कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। अब वो आपने कोई इस्तीफा दिया तो स्पीकर पर निर्भर करता है कि उसको स्वीकार करे या ना करे। ऐसा आपको हक नहीं है कि हम इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि आपके चुनाव में आम जनता का करोड़ों पैसा लगा है। बात जीतने से आपका ये अधिकार नहीं हो जाता कि हम सीट छोड़ दें, क्योंकि सिर्फ आप अपने बल पर नहीं जीते हैं। सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया आपके चुनाव में, सरकार के करोड़ रुपए खर्च होते हैं चुनाव में। एक लोकसभा चुनाव में मेरा अपना अनुमान है कम से कम सरकार का 5 से 10 करोड़ रुपए खर्च होता है। इसके अलावा जो कैंडिडेट खर्च करते हैं वो अलावा सरकार के मिशनरी का खर्च जो है वो लगभग 5 से 10 करोड़ होता है। डिपेंड करता है कि सीट कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो कोई इस्तीफा दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अधिकार है, स्पीकर का अधिकार है कि आपको स्वीकार करे या ना स्वीकार करे। अगर रिजेक्ट कर देते हैं स्पीकर तो कंटिन्यू करेगा, और स्वीकार कर लेते हैं तो वहां फिर चुनाव होगा, फिर से दोबारा चुनाव होगा। मैंने बताया था आपको चुनाव में अगर 6 महीना के अंदर चुनाव होना है तो चुनाव नहीं होगा। अगर कोई एमपी जो है वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है लोकसभा में या राज्यसभा में, तो वो हटाने के बशर्ते कि अगर उसने सूचित किया है कि हम बीमार हैं, हम नहीं आ पा रहे हैं, तो ठीक है। बिना कोई कारण बताए और गायब है तो उसकी सदस्यता जा सकती है, स्पीकर हटा सकते हैं उसे। दूसरा है कि अगर उसका इलेक्शन पिटीशन लगता है, इलेक्शन के बाद इलेक्शन पिटीशन में अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसकी खत्म कर देती है तो वो खाली हो जाएगा सीट। हाउस की जगह अगर उसको एक्सपेल्ड कर दिया गया है, मान लीजिए किसी मेंबर को कि आप बदमाशी कर रहे हैं, आपको 5 साल के लिए खत्म किया जाता है, एक्सपेल्ड, उस स्थिति में रिक्त हो जाएगा। अगर वो प्रेसिडेंट के रूप में या वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर के रूप में नियुक्त हो गया तो इसी स्थिति में केस वैकेंसी हो सकता है। ये सब स्थितियां हैं कि वैकेंसी कैसे होती है, और वैकेंसी होने के बाद और पद में प्रक्रिया बताया आप, फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। राज्यसभा के लिए अलग चुनाव के तरीके हैं जो मैंने बताया आपको, और लोकसभा की अलग प्रक्रिया है। आगे बढ़े। ये लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य चुनते जाते हैं सदन में, तो उन्हें शपथ लेना पड़ता है इस तरह का कि हम भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं, इसकी रक्षा करेंगे। इस तरह का सत्यनिष्ठा का 2 तरह का शपथ लेना पड़ता है। और अगर शपथ बिना लिए वो सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता है, और उसको कोई सुविधाएं भी नहीं मिलेगी, ना सैलरी मिलेगी ना सुविधाएं मिलेंगी। तो शपथ लेना महत्वपूर्ण है। और बिना शपथ लिए कोई अगर पार्टिसिपेट करता है सदन में तो 5,000 रुपये पर डे फाइन लगेगा उसे। तो शपथ बहुत जरूरी है। $5,000 सॉरी। आप संविधान पलटेंगे ना तो उसमें शपथ का नमूना बना हुआ है। तो शपथ 2 बार लिया जाता है, आप पढ़कर देखना। उसमें एक बार ये रहता है कि
इंग्लिश में है ये, इस तरह के दो तरह, इसको दो भाग भागा है, तीन इसमें लिखा हुआ है लेकिन दो भाग है कि सत्यनिष्ठा से हम भाग लेते हैं कि मेनली ये है कि देश के प्रति हम देशभक्त रहेंगे सत्यनिष्ठा से, और हम मेरे काम में कोई पक्षपात नहीं होगा, किसी भी धर्म जाति का हम पक्षपात नहीं करेंगे, भारतीय संविधान में जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं उसका हम पालन करेंगे, इस तरह का आदर्श है उसमें, और सभी से अपेक्षा की जाती है कि उन आदर्शों का पालन करें। आगे बढ़े। सैलरी, सैलरी इनका सभी सदस्यों का भारत के संचित निधि से होता है, जिसको कि एनुअल वोट ऑफ का जरूरत नहीं पड़ता है पार्लियामेंट में, उनको नियमित रूप से मिलते रहता है, और इनकी जो सैलरी हैं, सुविधाएं हैं और पेंशन है वो समय समय चेंजेस होते रहते हैं इसमें, और उनका एक एक्ट बना हुआ है इनके पेंशन और सैलरी और अलायंसेस के संबंध में, उससे रेगुलेट होते हैं ये। वर्तमान में लगभग उनको सैलरी लगभग 70,000 है, अलायंसेस लगभग 50,000 हैं, और ऑफिस एक्सपेंशन भी लगभग 50, लगभग 2 लाख रुपए मिल जाते हैं इनको सैलरी के रूप में, सुविधाओं के रूप में। इसके अलावा इन्हें दिल्ली में घर दिए जाते हैं, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, रेल टिकट वगैरह उनको मुफ्त रहता है, एयर टिकट भी कुछ इनको मुफ्त रहते हैं 15-20 इस तरह के साल में, मेडिकल पूरी सुविधाएं रहती हैं इनकी, ट्रैवल अलायंसेस दी जाती हैं इनको। जब ये सेशन चलता है लोकसभा या राज्यसभा का, और जब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो पर डे इनको लगभग 3-4 हज़ार रुपये मिल जाता है। इस तरह वो राशि पर आप ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। पेंशन भी इनको दिए जाते हैं, पेंशन सामान्यतः वेतन का आधा होता है। अब ये प्रिजाइडिंग अफसर्स जो होते हैं, जो अध्यक्षता करता है, तो लोकसभा का स्पीकर करते हैं, और राज्यसभा का जो प्रेजाइड करता है वो चेयरमैन कहलाता है, और चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। स्पीकर होते हैं लोकसभा में, उसके नीचे एक डिप्टी स्पीकर होते हैं, उसके नीचे पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते हैं, इसमें बारे में बताएंगे आपको आगे। फिर प्रो टर्म स्पीकर होते हैं, तो राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं, वहाँ भी एक इस तरह का पैनल होता है वाइस चेयरपर्सन की, और सेक्रेटेरिएट होता है पार्लियामेंट का, जिसमें कि सब कामकाज चलते हैं। जो सेक्रेटेरिएट का जो हेड होता है वो चेयरमैन, तो स्पीकर तो होते ही हैं, तो और फिर जो ऑफिस वर्क के लिए सेक्रेटरी जनरल रहते हैं, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होते हैं, सेक्रेटरी जनरल कहलाता है। वर्तमान में लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर उत्पल कुमार सिंह है, सॉरी, और राज्यसभा में मिस्टर PC मोदी है, ये सेक्रेटरी जनरल है। ये बदलते रहते हैं, जब इनका कार्यकाल समाप्त होता है दूसरे आते हैं। आगे बढ़े। मिस्टर PC मोदी, PC मोदी, अब ये लोकसभा में लीडर ऑफ हाउस जो होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है, हाउस का नेता है, क्योंकि मेजॉरिटी उसके साथ है। मेजॉरिटी मैंने बताया, मान लीजिए उसके पास 40 ही साथ हैं, तभी एक ही आदमी है, और सब जो 60 हैं वो बटे हुए हैं। और जब वो और कायदे से उसके पास मेजॉरिटी रहती है, ज्यादा MP उसके पास रहते हैं, तब तो प्रधानमंत्री है, चाहे खुद की पार्टी का हो चाहे दूसरे पार्टी का सपोर्ट है उससे। वर्तमान में तो ये बीजेपी की काफी सपोर्ट है, अपने ही सपोर्ट है, 303 मेंबर है उसके। और मान लो कि प्रधानमंत्री LS का लोकसभा का मेंबर नहीं है, तो जैसे मनमोहन सिंह ये लोकसभा के नहीं थे,
वो राज्यसभा के थे और असम से चुनाव जीतते थे वो राज्यसभा का। तो फिर क्या है, वैसी स्थिति में मान लीजिए प्रधानमंत्री लोकसभा के नहीं हैं, मेंबर नहीं हैं, तो अपने किसी आदमी को नॉमिनेट करते हैं। आज की स्थिति में ऐसी कोई स्थिति है नहीं, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री हैं तो किसी को नॉमिनेट करने हो सकता नहीं है। हाँ, उन्होंने ये जरूर है कि राज्यसभा में उन्होंने नियुक्त किया है, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर नहीं है वो, तो राज्यसभा में मिस्टर पीयूष गोयल उनके रिप्रेजेंटेटिव है। डिप्टी लीडर भी प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं अपने, उनके अनुपस्थिति में वो देखता है, तो राजनाथ सिंह को उन्होंने नियुक्त कर रखा है, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री है। और पीयूष गोयल क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है, यस फाइनेंस मिनिस्टर है। वो हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स के हैं, इस तरह कुछ है, कंपनी अफेयर्स हैं, इस तरह के हैं। फाइनेंस मिनिस्टर तो निर्मला सीतारमण जी हैं। तो ये लीडर ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में बताया। लीडर ऑफ द पार्लियामेंट पीएम होते हैं। अगर वो राज्यसभा के हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर राज्यसभा के नहीं है वो, तो अपना किसी प्रतिनिधि को वो नियुक्त करेंगे कि हमारा ये रिप्रेजेंट करेगा। अब चूंकि हमारे आज की स्थिति में प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के हैं तो खुद हैं, और राज्यसभा में उन्होंने पीयूष गोयल जी को उन्होंने बना रखा है अपना रिप्रेजेंटेटिव, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ पीएम, सॉरी नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पीएम। और राजनाथ सिंह यहाँ जो पार्लियामेंट में उनके स्थिति में डिप्टी लीडर होते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है लीडर ऑफ अपोजिशन का। जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होता है उसको लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाता है, लेकिन तो सबसे बड़े में है कम से कम 1/10, तो 543 का मतलब 54 सीट होना चाहिए उसके पास। वर्तमान में कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको 43 है, 53 नहीं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन कोई नहीं है। नहीं, वो तो उनका कांग्रेस का नेता है, अपोजिशन नहीं है वो। लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए 1/10 ऑफ द टोटल सीट्स होना जरूरी है। राधा 2014 से नहीं है। इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहता है, उसी तरह की सुविधाएं वगैरह इनको दी जाती है। इनका काम है कि सरकार के कुछ जो नीतियां हैं, तो जो कमियां हैं उनको आप हाईलाइट कीजिए, क्योंकि प्रजातंत्र में आपका अपना आपको कमियां भी जानने का पूरा मौका रहना चाहिए। तो लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में जरूर है। मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है 2014 से। कॉन्स्टिट्यूशन में लीडर ऑफ हाउस जो है रूल्स ऑफ हाउसेज में है, ये सब ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। विप का बड़ा नाम सुनते होंगे कि विप जारी हुआ, विप जारी हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में विप का कोई उल्लेख नहीं है, न रूल्स में है न कोई इस तरह के निर्देशों में है, कहीं विप का रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन परंपरा है कि पॉलिटिकल पार्टी अपना विप नियुक्त करते हैं। तो बीजेपी का कौन है विप? राकेश सिंह है, ये लोकसभा में है। राज्यसभा में है शिव प्रताप शुक्ला है, उत्तर प्रदेश के। कांग्रेस के राज्यसभा में सैयद नसीर हुसैन और छाया वर्मा 2 हैं।
और लोकसभा में मिस्टर के सुरेश हैं। हर एक पार्टी, हम तो कांग्रेस और बीजेपी के बारे में बता रहे हैं आपको, हर एक पार्टी में विप नियुक्त करता है। विप का क्या काम है कि वो एक तरह से फतवा जारी करता है कि आप इसको वोट दीजिए, इस बिल को सपोर्ट करना है, इसको नहीं करो, वो नहीं करना है। वो निर्देश जारी करता है, लिखित में भी, मौखिक भी, जैसा भी उचित समय हो उस समय ही। और उसकी बात मानने के लिए सभी बाध्य हैं उस पार्टी के लोग। अगर नहीं मानेंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। तो विप के बस क्या यही है कि वो पार्टी के निर्देश के अनुसार विप जारी, विप मतलब निर्देश, फतवा, डायरेक्शन, ऐसा कहो। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते हैं वो एंटी डिफेक्शन एक्ट के दायरे में आ जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल पार्टी उसके विरोध को किस रूप से लेती है। अक्सर इस तरह की घटनाएं घटती हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी व्हिप का पालन नहीं किया, लेकिन तब भी वो पार्टी में इतना पावरफुल होता है कि उसको हटाने की हिम्मत वो पार्टी नहीं करती। लेकिन पार्टी के अनुशासन के लिए व्हिप का पालन करना जरूरी है। व्हिप तो इतना ही है, और आगे बताइए। पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये हमारे संसद के क्या अधिकार हैं। तो बहुत से मामले में राज्यसभा और लोकसभा को बराबर अधिकार है। ऑर्डिनरी बिल्स हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में दोनों को बराबर अधिकार है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और इम्पीचमेंट में बराबर अधिकार है। इमरजेंसी के समय बराबर अधिकार मिल जाते हैं, इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के लिए। और एससी के जुडिक्शन और यूपीएससी के जुडिक्शन बढ़ाने के लिए भी इनको दोनों को बराबर अधिकार है। कुछ मामले में इनको बराबर अधिकार है, कुछ मामले में इनको लोकसभा से कम अधिकार है। मनी बिल के मामले में लोकसभा को पूरा अधिकार है। राज्यसभा से सिर्फ सजेशन दे सकती है, रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ स्पीकर जो है लोकसभा का स्पीकर ही लेगा, राज्यसभा का स्पीकर नहीं लेगा, चेयरमैन नहीं लेगा। बजट पर सिर्फ वो डिस्कस कर सकते हैं, वोट डालने में कोई मतलब नहीं है उनका। मंत्रिमंडल जो है उसको लोकसभा का विश्वास जरूरी है, राज्यसभा का विश्वास कोई जरूरत नहीं है। तो मंत्रिमंडल जो है लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसमें अगर मेजोरिटी नहीं है तो मेजोरिटी मंत्रिमंडल गई। मेजोरिटी लोकसभा ही तय करता है किस पार्टी को मेजोरिटी है, किसको नहीं है। राज्यसभा में बीजेपी को मेजोरिटी नहीं है अभी भी, एनडीए को। इनको कुछ स्पेशल पावर है कि वो जो ऐसे सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में है उसको भी बोले कि अगर कानून बनाना है तो लोकसभा कर सकता है, बनाइए कानून इस पर आप। ऑल इंडिया सर्विसेज कुछ होते हैं, जिस तरह हम लोग ऑल इंडिया सर्विस में आते हैं, इसकी क्रिएशन का नया कोई अभी 3 है ऑल इंडिया सर्विस, मेनली आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और भी कोई सर्विस को जोड़ना चाहते हैं तो वो जोड़ सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा मिलकर। तो मेनली जो पार्लियामेंट का काम है वो कानून बनाना है। दूसरा कि कैबिनेट में अपने मेंबर को देता है वो, उसके मेंबर, और कोई मेंबर अगर नहीं है सदस्य तो 6 महीने के अंदर जीत कराना पड़ता है। इस तरह इसका कैबिनेट पर कंट्रोल रहता है। कैबिनेट डरती है इससे, लोकसभा से, नाराज हो जाएंगे हमारे सदस्य तो दिक्कत हो सकती है। प्लस देश में जो हलचलें होती रहती हैं उसके लिए लोकसभा के सदस्य चिंतित रहते हैं कि हमें वहां जवाब देना पड़ेगा, आंसरेबल है। लोग क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, सदस्य लोग ऑपोजिशन वाले, कि भाई यहाँ ये हो रहा है, यहाँ हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। दूसरा, वहाँ विभिन्न तरह के जो नेशनल इशूज हैं पर चर्चा होती हैं। कुछ चर्चाएं बहुत अच्छी होती हैं, तो लाइव टेलीकास्ट होता है, आप लोग सुनते भी होंगे।
देश के बजट वगैरह सब वहाँ से पास होते हैं, तो फाइनेंशियल कंट्रोल भी देश का उसके पास रहता है, सब कुछ उसके पास है। और कोई स्टेट चाहता है कि 2 स्टेट मिलकर चाहते हैं कुछ इस तरह कानून बनाए जो दोनों के लिए जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनाते हैं कानून। नेशनल इमरजेंसी के समय आपने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसे पास कराना पड़ता है। और इस तरह कोई इंटरनेशनल ट्रेटीज होते हैं, उसका अप्रूवल भी लोकसभा से और राज्यसभा से लगता है। भाई कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि होते हैं, सबका अप्रूवल लोकसभा और राज्यसभा से होता है, पार्लियामेंट से होता है। तो व्यापक अधिकार हैं, मतलब कि बहुत ही पावरफुल ये सदन है, बिल्डिंग ऑफिस है ये पार्लियामेंट का, और इसमें पूरे देश के सभी नियम कायदे भविष्य तय होते हैं। आगे बढ़ें। माने पार्लियामेंट लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एब्सोल्यूट है, हमारे संविधान में हमेशा चेक एंड बैलेंस का रखा है प्रोविजन। अगर कोई नियम गलत नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, तो वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में है, सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकता है, उसे खत्म कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट कुछ आप नहीं बनाएंगे। हमारा फेडरल सिस्टम हमारा गवर्नमेंट का है, उसके नियम कायदे से आप बनाएंगे। आप ऐसा नहीं कि आप ऐसा कोई कानून बना दे कि जो पूरा यूनिटरी हो टाइप का हो जाए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है तो सब कुछ लिखा हुआ है उस नियम कायदे में। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट ही सर्वोच्च है, ये सर्वोच्च तो है लेकिन विथ सम चेक एंड बैलेंसेस। सबको कोई भी गलत नहीं कर सकता है, सब पर कोई ना कोई नजर रखता है। सुप्रीम कोर्ट भी गलत नहीं कर सकता है, इम्पीचमेंट है। प्रेसिडेंट भी गलत नहीं कर सकते हैं, इम्पीचमेंट है। सबको नियम कायदे से चलना पड़ेगा। मैंने बताया था कि डेमोक्रेसी इसलिए है, जो 3 तत्व हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इलेक्शन जनमत से होना चाहिए, ये सब मैंने बताया था आपको। और हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ये डेमोक्रेसी का सबसे आदर्श रूप है। नेक्स्ट, ये हमारे संसद सदस्यों को कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। प्रिविलेज का मतलब सुविधाएं मान लो आप, संसद होने के कारण, सांसद होने के कारण। उनको कुछ स्पेशल राइट आ जाते हैं, कुछ इम्यूनिटी डेवलप आ जाती है उन्हें, कुछ उनको छूट मिल जाती है। दोनों मेंबर के द्वारा इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों को रहती है ये प्रिविलेज। उनके कमेटी को भी रहती है, जो पार्लियामेंट में कमेटियां बनती हैं। और ये छूट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और यूनियन मिनिस्टर को मिलता है प्रिविलेजेस। वो प्रिविलेजेस क्या है बताएंगे आपको। प्रेसिडेंट को ये नहीं मिलता है क्योंकि वो सदन का मेंबर नहीं है। जो सदन के मेंबर होते हैं उन्हें ये सुविधा मिलती है। अब 2 तरह से प्रिविलेजेज हैं, एक तो सामूहिक है और एक व्यक्तिगत है। तो सामूहिक में मेनली ये है कि कोई डिस्कशन होता है वहाँ, तो जब उसकी प्रोसीडिंग लिखी जाती है तो कुछ बातों को छोड़ दी जाती है, जो कुछ लिखना है वो प्रिविलेज है सभा का, लोकसभा का। और जनरली ये प्रेसिडेंट तय करते हैं कि क्या प्रोसीडिंग लिखा जाए। और मान लीजिए कुछ ऐसे हैं जो मेंबर यहाँ जो मेंबर नहीं भी हैं, कोई अफसर है या कोई व्यक्ति है, वो खूब लोकसभा गाली दे रहा है एट सच, तो उसको लोकसभा या राज्यसभा अपने ऑफिस से बुला भी सकती है सदन में, और उसको
रिप्रिमेंड करना, रिप्रिमेंड मतलब डांटना, डांट सकती है कि भाई आप गलत कर रहे हैं, सुधारिए अपने आचरण को, या चेतावनी देकर छोड़ सकती है कि भाई अब भविष्य में आप गलती नहीं करना। तीसरा है इम्प्रिजमेंट, वो जेल भी भेज सकती है। तो ऐसे कोई आप खुलेआम कोई गाली देता है, मान ली बार बार दे रहा है कि भाई सब चोर हैं, सब बदमाश हैं, गलत निर्णय ले रहे हैं, तो एक सीमा तक तो ठीक है, तो लेकिन इसको दोनों सदनों का अधिकार है ये। हाँ, इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि कोई मेंबर है जो कि स्पीकर का आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, उसको सस्पेंड कर सकते हैं, उसको सदस्यता भी भंग करने का अधिकार स्पीकर को है। और कोई सदस्य, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो चाहे लोकसभा का, उसको कोई अरेस्ट कोई पुलिस या कोर्ट के माध्यम से होता है तो सूचना देनी पड़ती है स्पीकर को, ये अरेस्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कितने बजे हुआ, कहाँ से हुआ, पूरी सूचना दी जाती है। अगर उसको डिटेन किया गया है, अरेस्ट और डिटेन में अंतर है कि आप जस्ट थाने में बैठे रहिए या कोर्ट में बैठे रहिए, इट इज डिटेंशन। कन्विक्शन, मान लीजिए कोई संसद में कोई कन्विक्ट हो गया, मतलब कि आरोप सिद्ध हो गया, उस पर दोष सिद्ध हो गया, तो इसकी सूचना, जेल भेजा गया उसकी सूचना, और रिलीज अगर होते हैं जेल से या डिटेंशन से तो उसकी सूचना स्पीकर लोकसभा को या राज्यसभा को संबंधित को देना पड़ता है, ये नियम है। अगर नहीं करोगे तो जो नहीं कर, जो जिनको करना तो नहीं किया, तो फिर वो इसको उपयोग करेगा, बुला सकते हैं, डांट सकते हैं, लगता है कि ज्यादा बड़ा क्राइम किया है तो जेल भी भेज सकते हैं। और भी इस तरह के दृष्टांत हैं जिसमें कि इनको अधिकार का उपयोग करने का इनको रहता है। आगे बढ़े, 1 मिनट इसमें और था कुछ। हाँ, लेकिन इसमें यह है कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट ये काम नहीं करेंगे। और दूसरा था कि कोर्ट के इनके प्रोसीडिंग से डिबार रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस सब चीज करने पर इसको कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी। चलिए आगे बढ़े। एक और पेज होगा इसमें बीच में, और आगे आइए, आगे आओ। हाँ, 1 मिनट, हाँ बैक करो। हाँ, इंडिविजुअल, अब वो कोई सेशन चल रहा है, उसके दौरान किसी सदस्य को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, और 40 दिन पहले भी और 40 दिन बाद भी नहीं कर सकते हैं ये, लेकिन सिविल मामले के मामले में है, और क्रिमिनल मामले में कर सकते हैं, लेकिन सूचना देनी पड़ेगी स्पीकर को। सभी सदस्य को अधिकार है कि लोकसभा या राज्यसभा में कुछ बोलें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जो कि बेसिक संवैधानिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट, ये सब के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनको अधिकार है कुछ बोले। और जो बोलेंगे वो किसी कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं होगा कि आपने इसको सदन में ये बोल दिया तो हम कोर्ट चले जाएंगे, ये नहीं चलेगा। इसमें डिबार किया, रोका है उसको। मान लीजिए किसी को, वो कांग्रेस का कैंडिडेट है और मान लीजिए बीजेपी को वोट दे दिया, या बीजेपी का है उल्टा दे दिया, तो उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस लॉन्च नहीं होगा। विप है तो विप जारी होगा, आप सदस्यता निरस्त कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं उसको कि आप क्रिमिनल केस लॉन्च कर देंगे कि हमारे आदेश का पालन नहीं किया और हमने इतना पैसा आपको खर्च किया चुनाव जिताने में, ऐसा नहीं चलेगा। और मान लीजिए इसमें कोई समन्स आ गया कि आप आइए अपना बयान देने के लिए, तो वो नहीं जा सकता है, बोल देगा कि भाई हमारा विश्लेषण चल रहा है, बाद में आएंगे, ये अधिकार है। कोर्ट से पूछेगी नहीं कि क्यों नहीं आ रहे हो, आना ही है आपको, ऐसा बाध्य नहीं कर सकती है। ये प्रिविलेजेस कहां से आया उनको, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। दूसरा, हमारे कानून बनाए गए हैं बहुत से, कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, और कानून से जो जुडिशियल जो
धारणाएं हैं उसके आधार पर ये प्रिविलेजेस उनको मिला हुआ है। लेकिन सदस्य किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम जज के खिलाफ सदम नहीं बोल सकता है, ये मनाही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये नहीं कि आप कोर्ट में अपने सदन में किसी हाई कोर्ट के जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट जस्टिस या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी बोले जा रहे हैं, ये मनाही है। आगे आइए। अब हम लोग बीच में यहाँ अब इतना तक कुछ क्वेश्चन वगैरह है, तो इसके बाद हम लोग आगे कुछ चैप्टर शुरू कर देंगे। अब ज़्यादा नहीं है, इसके बाद ज़्यादा देर नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेंगे। अब कुछ है इतने में, कुछ पूछने का तो पूछ लो। हाँ, बन सकता है। जो पेंशन मिल रहा है उसको लाभ का पद नहीं माना जाता है। सुविधा मैंने कहा ना, सुविधा प्रिविलेज का देख लेना आप डिक्शनरी में, देख लड़ सकता है। हाँ, लेकिन अगर जीत गया मान लो, तो 14 दिन के अंदर से बताना पड़ेगा कि हम कहाँ रहना चाहते हैं, लोकसभा में रहना चाहते हैं कि विधानसभा में रहना चाहते हैं। अगर नहीं बताया तो लोकसभा की चली जाएगी उसकी सीट, नहीं उपचुनाव होगा लोकसभा में, हाँ, और विधानसभा में रहेगा मेंबर वो। लेकिन यदि 2 सीट से जीत गया लोकसभा में ही, तो उसको बताना पड़ेगा 2-3 दिन के अंदर। अगर नहीं बताया तो दोनों सीट जाएगी उसकी। मैंने बताया था आपको सब कुछ। हम कोशिश करते हैं आपको पूरा जो टेक्निकल चीजें आपको समझाए, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आवाज आ रही है ना पीछे? और कोई क्वेश्चन पूछो भाई आप। प्रेजाइडिंग अफसर की, देखिए प्रेजाइडिंग अफसर मैंने 5-6 बताया आपको। कौन कौन बताया? स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, देन प्रोटर्म स्पीकर, सॉरी प्रोटर्म स्पीकर। उसके बाद मैंने बताया कि पैनल ऑफ स्पीकर्स, ऑफ डिप्टी स्पीकर्स, इस तरह का मैंने बताया था आपको। इनका कार्यकाल तो सब मेजॉरिटी पे निर्भर करता है, वो कब तक मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी खत्म, सब खत्म, ऐसे सामान्यतः उनका कार्यकाल हम आगे बताएंगे इनका। आप अब आ रहे उसी पर आ रहे हैं। अब कार्यकाल 5 साल होता है लोकसभा में, और राज्यसभा में 6 साल जैसे है। लेकिन ये निर्भर करता है कि आपको मेजॉरिटी है कि नहीं। और अगर आप हटाने की प्रक्रिया हम बताएंगे, इसके बाद बताएंगे वो है, इसके बाद वही बताने जा रहे हैं आपको। वही 0.000048 लास्ट में जो लिखा हुआ है, उसी के लगभग जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, वही फॉर्मूला रहेगा लगभग। आप कैलकुलेट कर लेना, वैसे ही है लगभग। हाँ, इसके प्लस और पॉइंट माइनस दोनों पॉइंट हैं। अब हाँ, चला गया तो बहुत, हाँ, तो इसमें बहुत इसमें हुआ, लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन यह फिर हम लोग डिस्कशन ही कर सकते हैं। अब कानून तो बना हुआ है यही, दोनों तरह की विचारधारा है इसमें। उनका है कि हमारी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, हम इस बिल को हम सपोर्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन इस तरह हुआ है कि विप कभी कभी सरकार पार्टी बोल देती है कि अपने आप अंतरात्मा वोट दीजिए जिसको देना चाहता, हमारा कोई विप नहीं है। ऐसी स्थितियां भी भारतीय संसदीय इतिहास में हुआ है। जारी हो, बस टर्मिनेट करने का पॉलिटिकल पार्टी का काम है, वो रिपोर्ट दें तब तो।
रिटायर की कोई एज नहीं है, रिटायर कोई एज नहीं है। न्यूनतम एज जरूर है, लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। रिटायरमेंट अपर एज लिमिट इज नॉट फिक्स्ड। देन कोई शैक्षणिक योग्यता कोई निर्धारित नहीं है। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बेसिक क्वालिफिकेशन है। कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। देखिए, जो हमारे बॉर्डर कंट्रीज है ना, नेपाल, उसकी स्थितियां कुछ अलग है। नेपाल और भूटान, इसमें जो नेबर हमारे दो कंट्री है, इसमें बिना पासपोर्ट के आदमी इधर उधर जा सकता है। लोग जाते आते रहते हैं। लेकिन दूसरे हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, कुछ पार्ट अफगानिस्तान का भी लगता होगा। ऊपर मेरे कुछ बताते हैं, एक पैसेज है उसके थ्रू आ जाते हैं अफगानिस्तान के लोग भी। पहाड़ों से उधर से अफगानिस्तान के भी लोग आ जाते हैं, इधर के भी लोग चले जाते हैं उधर। तो नेपाल और भूटान की स्थिति अलग है कि वहाँ पासपोर्ट सिस्टम हम लोग है नहीं, जस्ट वोटर आईडी और सब दिखाकर आप जा सकते हैं, उधर से आ सकते हो। देखने वाले भी नहीं, नेपाल बॉर्डर तो पूरा खुला हुआ है। आप गए होंगे नेपाल तो देखेंगे, बस चलती है रेगुलर। भूटान में जरूर वहाँ बॉर्डर पर चेक करता है, बॉर्डर का नाम याद आ रहा है मुझे, लेकिन वो भी बहुत कड़ाई नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि नेपाल के हैं, लेकिन यहाँ वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। वैसे ही मैंने आपको बताया था ना, एक मोनू कुमार लोबो, ऐसे कुछ नाम था उसका, ऐसे ही केस था उसका। नेपाल से वो आ गया सिक्किम, नेपाल से सिक्किम आए वो, और नेपाल में उसने मर्डर किया था। फिर जेल से किसी तरह तोड़कर निकला वो, निकल कर वो आ गए सिक्किम। सिक्किम में बिजनेस किया, काफ़ी होटल्स वगैरह, काफ़ी पैसे वाले हैं वो। उसके बाद आ गए वो असम, असम में भी बिजनेस स्थापित कर लिया, एम्पायर, सिटीजन बन गए यहाँ के, चुनाव भी जीत गए 2 बार। तेजपुर से मैंने बताया भी था कि तेजपुर से सांसद रहे 2014 तक। बाद में शिकायत हुई उनकी, तो फिर उनके तब तक वो मामला खत्म हो गया, तब तक उनका कार्यकाल ही समाप्त हो गया था। तो ऐसे केसेज हैं, लेकिन उनको सिटीजन होना जरूरी है। अगर इस तरह कुछ केसेज हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। चुनाव होगा, ये प्रावधान है ना हमारे उसमें, संविधान में दिया गया है। पहले उनको 4 या 5 चुनाव लड़ने का था जगह से लोकसभा में, तो इसमें बहुत 4-4 जगह से, 5-5 जगह से चुनाव लड़ लेते थे, जीतते कहीं नहीं से थे। मैंने आपको धरती पकड़ का भी नाम बताया था। तो ऐसे बहुत उदाहरण है। चलिए ठीक है। हाँ, पेंशन मिलेगा, क्या मतलब? जैसे वो कोई सांसद है बीजेपी का, वो 5 वर्ष तक रहा, फिर उसके बाद कांग्रेस का सांसद बन गया, फिर वो हार गया, तो उसको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। मिलना चालू हो जाएगा। और फिर दूसरी पंचवर्षीय में वो लड़की जीत गया, तो फिर उसको राशि मिलने लगेगी। हाँ 5 वर्ष तक मतलब रिटायर्ड हो रहा है। ठीक है, दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है, हार भी सकता है, जीत भी सकता है, दोनों स्थितियां हो सकती है। आपस में बात ना करें, जो पूछना है पूछ लें, आपस में बात ना करें, आपस में बात ना करें भाई। जो पूछना है पूछो ना, हम तो खड़े हैं आपसे। बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ बताइए, क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं आप, बताओ। नहीं, जिसमें रहेगा और जिसमें इस्तीफा दे दिया उसका क्यों बनेगा? नहीं नहीं, ऐसा अंतर पड़ रही है, इस्तीफा दे दिया तो नहीं मिलेगा।
अब कोई जरूरी नहीं कि किया जाए, जो सरकार का वर्तमान ट्रेंड है उसके अनुसार लगता नहीं किया जाए। कारण कि डिलिमिटेशन के लिए आपको एक आयोग बनाना पड़ेगा, उसके बाद सेंसस का लेटेस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि 2021 में कोई सेंसस हो नहीं पाया कोरोना के चलते, तो हमें नहीं लगता है कि 2026 में कोई इस तरह का होने वाला है। और होगा तो 2031 में जब भी सेंसस हो उसके बाद ही होगा डिलिमिटेशन। संभावना है कि 2024-25 या 26 में सेंसस होगा, जो अभी तक जो तैयारियां चल रही हैं उसके अनुसार लग रहा है कि 2025 या 26 चुनाव में सेंसस होगा, उसके बाद ही कुछ आगे कहा जा सकता है। अब सरकार को नहीं अधिकार है, खुद ही चाहे तो 2011 के ही उस पर करा सकती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से लगता नहीं है ऐसा। दूसरा ये भी है कि सरकार नहीं चाहेगी कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़े, कारण कि एक सदस्य पर बहुत सरकार का भार पड़ता है, उनको सैलरी देना, उनको सुविधाएं देना, इस तरह की बहुत सुविधाएं खर्च होता है। तो वर्तमान हमें नहीं लगता है कि इस तरह कोई निर्णय लिया जाएगा कि सदस्य बढ़ाया जाए। हुई तो कहाँ, किसकी नहीं हुई? अब ये शरद पवार का मामला अलग है भाई। शरद पवार के मामले में क्या हुआ, एंटी डिफेक्शन आपको हमने पढ़ाया था, उस समय आप अलर्ट नहीं रहे होंगे। शरद मामले में क्या हुआ, इनके टोटल सदस्य हैं 53 विधानसभा में एनसीपी के। अजित पवार ने, उनका भतीजा ही है, वो सूले को बना दिए थे कार्यकारिणी अधिकारी अपनी बेटी को, उससे नाराज हो गया वो, तो उसने 40 विधायकों को तोड़ लिया 53 में, और सांसद उसके हैं 5 या 6 उनके, उसमें 3 इनके पास आ गए। एमएलसी भी वहाँ है महाराष्ट्र में, कुछ एमएलसी भी आ गए, जिसका ज़्यादातर लोग उनके पास, लगभग 75% इसके पास आ गए अजित पवार के पास, 70% के लगभग मान लो। इसके आधार बोल रहा है कि हम असली एनसीपी हम हैं। अब वो कोर्ट, अब मामला अब चुनाव आयोग पर है। ऐसे ही घटना एकनाथ शिंदे वाले केस में हुआ था, उद्धव ठाकरे और इसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चूंकि विधायक और एमपी, एमएलसी और जो जिला स्तरीय इनके ऑफिस हैं सब ज़्यादातर क्या कहते हैं एकनाथ शिंदे के साथ हैं, अतः असली शिवसेना यही है। उसी को उन्होंने दे दिया तीर कमान चुनाव चिन्ह और शिवसेना घोषित कर दिया। उद्धव ठाकरे को उन्होंने कर दिया शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, ऐसा कुछ कर दिया, और मसाल चुनाव चिन्ह दे दिया। उसी तरह इसमें अजित पवार में देख क्या होता है। अभी जो लग रहा है जिस तरह एकनाथ शिंदे वाले केस में ऑर्डर हुआ है इलेक्शन कमीशन का, वैसे ही होगा, अजित पवार को ही मिल जाएगा लगता है। अब इलेक्शन कमीशन अब सुनवाई करेंगे दोनों पक्ष को, दोनों पक्ष अपने तरफ से एविडेंसेस प्रस्तुत करेंगे कि हमारे पास ज़्यादा सपोर्ट है, एमएलए का भी, एमएलसी का भी, एमपी का भी, और जिला जो उनकी जो ऑफिसेस होते हैं वो, प्लस उनका संविधान क्या कहता है वो। इसके आधार पर दोनों पक्ष की सुनवाई होगी, इलेक्शन कमीशन ऑर्डर करेगा उसमें। अगर लगता है इलेक्शन कमीशन ने किसी का पक्ष हो तो ऑर्डर करेगा ही, दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लिबर्टी है उसे। इसलिए तो पेंशन दी जाती है, मरने के बाद थोड़ा दिया जाता है पेंशन। जीते जी उनको रहने के लिए दिया जाता है, निर्वाह उनके जीवन काटने के लिए, ऐसा है। और वो मर जाते हैं उनकी वाइफ को मिलता है। ये सब तो भाई बेसिक बात है, इस पर तो कुछ कहा जा सकता है कि जो हमारे संविधान निर्माता को लगा, ऐसे बहुत से लोग हैं कि बिना पढ़े लिखे से बहुत अच्छा है। मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी मात्र 10th पास थी, और 10-15 साल रूल की और बहुत अच्छे डिसीजन भी लिए, विरोध भी हुआ उनका। तो ऐसा नहीं कहा सकता है कि पढ़ने से ही आपकी योग्यता बढ़ती है। ऐसे बहुत से लोग हैं बिना पढ़े लिखे भी काफी काबिल हैं। उस समय यह भी था कि हमारा लिटरेसी रेट कम था। अगर हम ये बंधन कर दें
हो सके जो अच्छे कैंडिडेट नहीं आ पाए, ये भी था। चलिए ठीक है, आपको योग्यता है तो जुट के आइए ना, क्या दिक्कत है। ऐसे बहुत से लोग हैं, अब शरद यादव ही है, बताओ, जबलपुर के हैं और बिहार से 2-3 बार जीते, मधेपुरा से भी जीते वो, एक और जगह जीते, 2 जगह जीते वो, और 3 या 4 बार जीते वो। ठीक है, इनके पास तो योग्यता है, इंजीनियर है बेसिकली ये तो। नहीं, ऐसा नहीं है जो आप कह रही हैं। राज्यसभा में देखो 12 जो है नॉमिनेटेड है वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। जैसा मैंने कुछ नाम दिया है, महेश जेठमलानी, सोनल मान सिंह, राकेश सिन्हा, पीटी उषा, तो अपने फील्ड के अच्छे अथॉरिटी हैं, हस्ती हैं। अब हो सके पीटी उषा कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन एथलीट्स में तो बहुत काम किया ना उसने। सोनल मान सिंह हो सके कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन क्लासिकल डांसेस में बहुत काम किया उसने, अथॉरिटी है वो। चलिए अब हम बात करें जो सदन चलाते हैं, जो प्रिजाइडिंग अफसर्स हैं, उनकी बात करें। प्रिजाइडिंग अफसर मतलब पीठासीन अधिकारी। तो लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी उनको स्पीकर कहलाता है, हिंदी में उनको अध्यक्ष ही कहते हैं। ये लोकसभा के जो सांसद है वो उनको चुनते हैं। ये प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चुने नहीं जाते हैं या नियुक्त नहीं किए जाते हैं, वहां के सांसद ही नियुक्त करते हैं, बनाते हैं उनको। लोकसभा के जिसको चाहेंगे, समानता होता है कि प्रधानमंत्री जिसको चाहते हैं वही होता है, क्योंकि मेजॉरिटी उन्हीं के पास है। अब ये अगर मान लें ये तो उनका इलेक्शन हो गया, अब वो मान लीजिए किसी कारण से हट गए वो, तो फिर जो सदस्य हैं फिर दूसरा स्पीकर चुनाव करते हैं। अब कैसे हटेंगे हम बताएंगे आपको, और जो डेट है वो प्रेसिडेंट तय करते हैं कि किस दिन चुनाव होगा स्पीकर का, ये महत्वपूर्ण है। अब इसे 2 तरह का है कि एब्सेंस है, मान लीजिए कोई स्पीकर बीमार हैं, यूएस गए हुए हैं इलाज के लिए, वैसी स्थिति हो सकती है। वैकेंट है स्थिति कि मर गए या उनको डिबार कर दिया गया कोर्ट से, योग्य नहीं थे वो, या उनको हटा दिया गया मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के द्वारा। 3-4 स्थितियां हो सकती हैं। वैकेंट भाई डेथ के कारण हो सकता है, ओरिजिनेशन दे दिए, या एंटी डिफेक्शन के कारण को हट गया किसी कारण से, और भी कोर्ट के द्वारा वो एमपी ही नहीं थे, बनने लायक थे, 25 वर्ष की उनकी उम्र नहीं थी, इस तरह जो भी कारण हो। मैंने बताया कि जो डेट इलेक्शन का होता है प्रेसिडेंट तय करते हैं। प्रेसिडेंट क्यों तय करते हैं? क्योंकि उस सदन के अभिन्न भाग होते हैं। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तय नहीं करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट तय नहीं करते, प्रेसिडेंट तय करते हैं। आगे बढ़िए। सामान्यतः लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो पूरे कार्यकाल रहते हैं। बशर्ते कि उनको सदस्य हटा न दे। अगर वो किसी कारण से उनको लोकसभा के मेंबर से सीज कर लिया गया, मतलब कि वो डिस्क्वालीफाइड हो गए या रिजिग्नेशन दे दिए। रिजिग्नेशन किसको देंगे? डिप्टी स्पीकर को देंगे, प्रेसिडेंट को नहीं देंगे। हाँ, अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इलेक्शन का डेट तय करते हैं। उस डेट में सभी सदस्य जुड़ते हैं और चुनते हैं, और जिसको ज़्यादा वोट मिला वो बन जाता है अध्यक्ष। बस, इसका कोई ओथ नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो संसद सदस्य के रूप में ओथ ले लेते हैं। अलग से ओथ नहीं होता है स्पीकर का।
अगर मान लो कि सदस्य हटाना चाहते हैं स्पीकर को, तो 50 मेंबर लिख कर देंगे कि इनको हटाया जाए, और इसके 14 दिन का नोटिस आता है। 34 दिन के बाद फिर वहां चुनाव होगा, वो वोटिंग होगी। जब ये वोटिंग होगी उस समय वो प्रिजाइड नहीं करेंगे स्पीकर, कारण उनके अगेंस्ट ही है, और वो उसमें कार्रवाई में भाग ले सकता है, वो बोल भी सकता है, सुनवाई। आवाज आ रही है? चलो अच्छी बात है। अब हम लोग इसके स्पीकर के पावर और ड्यूटीज पर आ जाएं। इसको जो पावर है वो मुख्यतः भारत के संविधान से मिलता है, जो नियम कायदे बने हुए हैं उसके तहत उससे बनता है, और जो
परंपराएं हैं उससे बनता है, उससे मिलते हैं इनको पावर, बहुत ज़्यादा पावर एंजॉय करते हैं वो हाउस के संचालन में उसका संचालन करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं डेकोरम का। कोई जो अनुशासनहीनता बरतता है सदस्य तो उसको एक्सपेल करते हैं, समझाते हैं, ताकि जो सदन का संचालन है समुचित रूप से हो पाए। भारत के संविधान का वो इंटरप्रेटर करते हैं वहाँ कि क्या सही है क्या गलत, एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट है। वो जब अपने इच्छा के अनुसार सदन को एडजर्न करने का और सस्पेंड कर सकते हैं। कोरम देखते हैं कि सदन का कोरम प्रॉपर है तभी का संचालन होगा। कोरम का होता है कि 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, 1/10 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। वो वोट, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है, सिर्फ उस स्थिति में है जब वो उनके अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव है और जब दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर हो जाते हैं तो वैसे स्थिति में कास्टिंग वोट डालते हैं। टाई की स्थिति में कास्टिंग वोट
ऐसे अब ज्यादा है नहीं, आ रही है आवाज? इसके इलेक्शन, इसके नहीं, इसमें नहीं डालेंगे, वो जब टाई होगा तभी डालेंगे। डिप्टी स्पीकर है ये, इसमें नहीं डालेंगे। एक ही स्थिति में डालने का मैंने बताया आपको, आप मेरी बातों को ध्यान से सुना करो। आप टाई की स्थिति में कास्टिंग वोट डालते हैं, जब उनके विरुद्ध जब कोई आता है तब वो करते हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़े। इनका कार्यकाल वही है जब तक लोकसभा कार्यकाल रहता है, बशर्ते कि कोई उनके विश्वास अविश्वास प्रस्ताव न लाए, ये सब बात अलग है। लोकसभा के मेंबर अगर नहीं रह गए तो उनको हटा, रिजाइनेशन दे दिए। रिजाइनेशन किसको देंगे? स्पीकर को देंगे। स्पीकर किसको देता है? डिप्टी स्पीकर को देता है। अगर वो रिजोल्यूशन से हट गए बात अलग है, इसमें 14 दिन का नोटिस जरूरी है। प्रेजाइड नहीं करेंगे उसमें, अपने अगेंस्ट को जाता है तो। और इसमें भी वो वोट डाल सकते हैं, अपना वोट डाल सकते हैं अपने पक्ष में। इसमें भी इफेक्टिव मेजॉरिटी से उनको हटाया जा सकता है जब रिजोल्यूशन आता है तो। ये वही चीज है जैसा स्पीकर का है। इनकी सैलरी उसका 4,50,000 बताया था, इनका 4,40,000 है, 10,000 कम है मात्र। लेकिन वर्तमान में पोस्ट खाली है। अब हम लोग आते हैं डिप्टी स्पीकर के नेक्स्ट। इनके अधिकार वही वैसे ही हैं जैसे कि स्पीकर के हैं। बस यही है कि जब स्पीकर नहीं रहते हैं ड्यूटी पर, छुट्टी पर हैं या तबीयत खराब है उनकी, या सदन चलते चलते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं अपने रिटायरिंग रूम में, तो डिप्टी स्पीकर आ जाते हैं। लेकिन वर्तमान में कोई डिप्टी स्पीकर है नहीं, तो वर्तमान में जो व्यवस्था है, एक पैनल बना हुआ है सदस्यों का, वो आकर बैठकर प्रिजाइड करते हैं। पैनल के बारे में हम इसके बाद बताएंगे, और इसमें कुछ अलग चीज़ नहीं है, सब वही है। अच्छा, ये तो इसमें यह है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो सबॉर्डिनेट के, वो स्पीकर के सबॉर्डिनेट नहीं है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। ऐसा नहीं है कि वो स्पीकर के सब बात को मानेगा, उसका अपना उसको अधिकार है। ऐसे ही वैसे ही रिश्ता इनका भी है। इसमें इनका डिप्टी स्पीकर के साथ यह है कि अगर स्पीकर ने किसी कमेटी का इनको मेंबर बनाया है तो ऑटोमेटिकली चेयरमैन हो जाता है उस कमेटी का। ये उनके पास एक सुविधा है, प्रिविलेज है। दसवीं लोकसभा तक ये था कि जो रूलिंग पार्टी है उसके ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते थे। 11वीं लोकसभा से हुआ कि नहीं, स्पीकर तो रूलिंग पार्टी का रहने दिया जाए और जो डिप्टी स्पीकर है अपोजिशन से बनाया जाए। लेकिन ये अभी वर्तमान में कोई डिप्टी स्पीकर है नहीं, तो किसी को बनाया ही नहीं गया है। जो फर्स्ट डिप्टी स्पीकर थे मिस्टर आयंगर थे। वर्तमान में तो है ही नहीं कोई, इसलिए बात हम रेफरेंस नहीं कर रहे हैं। आपको व्हाट्सअप कर दिया गया है ना, मिल गया है ना आप लोगों को? तो इसमें कुछ कोई गलतियां भी हैं तो आप लोग करेक्शन कर लेना। ऐसा नहीं कि उसको हम इसलिए करेक्शन कराते जाते हैं आप लोगों को। आगे बढ़े। अब देखिए, जैसे डिप्टी स्पीकर नहीं है अभी वर्तमान में, या है भी, तो जो स्पीकर हैं वो पैनल ऑफ चेयरपर्सन कर देते हैं, जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के अनुपस्थिति में सदन को चलाएगा। ये वही है। ये उन्हीं सदस्यों के में से कोई होता है। जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों नहीं रहते हैं तो वो प्रिजाइड करता है। अब देखते होंगे लोकसभा में कभी कोई दूसरा तीसरा बैठ जाता है, तो वही है। अरे ये बैक करो भाई। हाँ,
अगर मान लो चेयरपर्सन भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर नहीं है, स्पीकर नहीं है, चेयर पर ये भी नहीं है, पैनल वाले भी नहीं है, तो किसी को भी बना दिया जाता है वहां पर सदन चलाने के लिए। बैक बैक। हाँ, लेकिन यदि वैकेंट है तो वो काम नहीं करेगा ये जो पैनल वाला, तो फिर नया चुनाव होगा, प्रेसिडेंट में डेट फिक्स करेंगे, तो चुनाव ना होगा। पैनल तो काम कर, मैंने जब वो आप देखते होंगे जब ओम बिरला जी नहीं रहते अपने चेयर पर, तो मान लीजिए रिटायरिंग रूम में हैं या कहीं गए हैं छुट्टी मनाने के लिए, सदन चल रहा है, ऐसे जाते नहीं हैं, लेकिन 24 घंटा वहाँ बैठना तो संभव नहीं है, तो अपने रिटायरिंग रूम में चले जाते हैं या लंच के लिए चले गए, सदन चल ही रहा है मान लो, सदन तो लंबे चलते हैं, रात भर चलता है ना कभी कभी, तो ऐसी स्थितियाँ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये सब चलाते हैं, चुनाव कराते, पैनल वाले चला लेते हैं। जिसको भी चला जाता है, जिसको बोल देते हैं स्पीकर चला जाता है, इट डिपेंड्स ऑन स्पीकर किसको जाना है। वो फोन कर दिए भाई चले जाओ, आप चले जाते हैं। आगे बढ़े, अब आया डिप्टी हो गया, बढ़े आगे, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब स्पीकर प्रो टर्म, ये महत्वपूर्ण है। जो पुराना लोकसभा का जो स्पीकर है उसका कार्यकाल तब तक रहता है जब वो गठन हो जाए नया लोकसभा, उस दिन तक वो काम करते रहते, क्योंकि लोकसभा भंग होने के बाद भी काफी काम रहते हैं लोकसभा सचिवालय में। जैसे मैंने बताया कि सेक्रेटरी जनरल होते हैं, उत्पल कुमार सिंह जो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका पूरा स्टाफ है, लगभग 300-400 लोगों का स्टाफ होता है लोकसभा। वो काम वो वही करते हैं, स्पीकर ही चलते रहता है जब तक भले वो लोकसभा भंग है। तो जिस तरह पहला मीटिंग शुरू हुई लोकसभा का, तो वो फिर वो हट जाते हैं और फिर स्पीकर प्रो टर्म की बात शुरू हो जाती है। इसमें होता क्या है कि जो सीनियर मोस्ट एमपी होते हैं उनको प्रेसिडेंट स्पीकर प्रो टर्म का ओथ दिलाते हैं, और इनका काम यह है कि ये जो पहला मीटिंग होता है उसको प्रेजाइड करते हैं, ये सभी को ओथ दिलाते हैं, वो सभी मेंबर्स को। स्पीकर प्रो टर्म ही स्पीकर ओथ दिलवाते हैं सभी मेंबर्स को। ये कौन होता है? जो उसी के बीच में से कोई मेंबर के बीच में ही जो सीनियर मोस्ट होता है या जो जिनकी छवि अच्छी होती है उनको बना दिया जाता है। इसके बाद फिर अध्यक्ष का चुनाव होता है, और जैसे अध्यक्ष का चुनाव हुआ स्पीकर प्रो टर्म हट जाते हैं। इतना ही मेन तो इतना ही इसका है। आगे बढ़े, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा में जैसा आप जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो फर्स्ट जो चेयरमैन रहे थे राज्यसभा के वो मिस्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे, बीइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं जो भी बीच में आए भी थे यहाँ। एमपी के भी एक पर्सनैलिटी रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट, मिस्टर शंकर दयाल शर्मा। अब तक इस पोस्ट पर कोई महिला नहीं बन पाई है। इनकी सैलरी लगभग 7 लाख होती है। वो इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी होते हैं। जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं तो फिर वो इस पर काम नहीं करते, फिर चेयरमैन नहीं रहते हैं वो। मान लीजिए प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली है किसी कारणवश, तो उस समय ये चेयरमैन रहते हैं। डिप्टी स्पीकर जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो काम कराते हैं। तो डिप्टी चेयरमैन कौन है? मिस्टर हरवंश हैं, वो चलाते हैं। तो जब ये प्रेसिडेंट मान लीजिए प्रेसिडेंट गए हैं कहीं विदेश गए हुए हैं या छुट्टी पर हैं या किसी कारण से रिक्त हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जब प्रेसिडेंट का काम करेंगे वो, तब वो चेयरमैन का राज्यसभा नहीं रहेंगे वो।
ये चेयरमैन को हटाना मतलब वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रक्रिया है, मैंने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाया है आपको, उसके अनुसार ही हटाए जा सकते हैं। जो स्पीकर का लोकसभा में अधिकार है वही इनका भी अधिकार है। लेकिन मनी बिल डिसाइड करते हैं वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये नहीं करते हैं तय। ज्वाइंट सिटिंग जो पार्लियामेंट की होती है तो लोकसभा का स्पीकर करता है, ये नहीं करते हैं, ये अंतर है कुछ। जो स्पीकर होता है वो लोकसभा का मेंबर होता है, लेकिन यहाँ जो चेयरमैन है वो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट है। यहाँ भी वही स्थिति है कि जब उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उनको वोट डालने का अधिकार है, अदरवाइज टाई की स्थिति में अधिकार है। नहीं, उनको तो उनके भी जो अविश्वास प्रस्ताव आता है तो मेंबर ही नहीं रहते हैं किसी के, तो उनका तो कास्टिंग वोट का मतलब अपने पक्ष में उनको डालने का अधिकार ही नहीं है। जब वो उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आता है चेयरमैन के खिलाफ तो उसका प्रेजाइड नहीं करते हैं वो, ठीक है। और चूंकि मेंबर नहीं है तो वोट भी नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, सैलरी वगैरह सब इनको देते हैं, वो उसी अनुसार मिलता है जैसा मैंने बताया आपको। सैलरी उनको वाइस प्रेसिडेंट के रूप से मिलता है, ये चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के रूप में नहीं मिलता है। एक आदमी को एक ही जगह सैलरी मिलता है। और जो उनको हटाने का जो प्रक्रिया है, राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास होना जरूरी है। स्पीकर को हटाने के लिए सिर्फ लोकसभा काफ़ी है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए दोनों को मेहनत करनी पड़ती है। अब ये डिप्टी चेयरमैन हो गया, निकालो आगे क्या है इसके अलावा, तो कुछ नहीं होगा, नहीं है ना। ठीक, अब इसके बाद डिप्टी चेयरमैन का पोस्ट है जिसका मैंने बताया हरवंश है। ये भी चेयरमैन की अनुपस्थिति में ये संचालन करते हैं। पावर अधिकार जैसा चेयरमैन और राज्यसभा का है वैसे इनको भी रहता है। और ये राज्यसभा के मेंबर उनको इलेक्ट करते हैं, राज्यसभा के मेंबर ही उनको इलेक्ट करते हैं, जबकि चेयरमैन को दोनों मिलकर इलेक्ट करते हैं। इनकी वैकेंसी वैसे होती है जैसे लोकसभा में बताया आपको, सिमिलर है। टाई की स्थिति में वोट डाल सकते हैं ये, जब वो प्रेजाइड कर रहे हैं वैसी स्थिति में। सैलरी लगभग 4 लाख है, मुख्य बात नहीं। तो आज मैंने आपको पढ़ाया है बेसिक जो फीचर्स हैं, चलिए जल्दी हो गया। बेसिक जो बातें हैं पार्लियामेंट का, राज्यसभा और लोकसभा का, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे चुनाव होता है, सब कुछ बताया। मैंने कोशिश किया कि आपको जो बेसिक बातें हैं वो बता दें। अगले क्लास में मंगलवार या बुधवार जैसा भी आपको सुविधा हो बताओ, उसके अनुसार हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बता देना। पॉलिटिकल साइंस लगभग, इंडियन पॉलिटी लगभग खत्म होने जा रहा है।